बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एच पी न्यूज़ के साथ हसन बेग। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो हम सबसे रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो हमारे टैक्सेस से रिलेटेड है। आपको पता है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आईएमएफ की डायरेक्शंस और उसकी कंडीशंस के साथ और ज़्यादा सख्ती की हुई है, और ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, और इस साल मेरा ख्याल है जितने टैक्सेस एडिशनल टैक्सेस लगाए गए हैं वो शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं लगाए गए। और कहा ये जा रहा है कि बुनियादी तौर पे हमने वो जो 9% पे हमारी जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशियो रहती है, इसको हमने बढ़ाना है, 13% पे लेके जाना है, और इसलिए हम टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये टैक्सेस अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर रियासत जो है वो टैक्सेस से ही चलती है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में जिन जिन सेक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि हर वो सेक्टर जो है वो इन टैक्सेस की जद में है जहाँ से कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो रही थी जीडीपी ग्रोथ में। ऐसे लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने आईएमएफ की कंडीशंस के तहत ये काम शुरू कर दिया है कि कोई सेक्टर जो है वो तरक्की ना कर सके। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात जो है वो नॉन फाइलर्स के लिए इन्होंने की है, और नॉन फाइलर्स वो कहते हैं कोई नहीं रहेगा इस बार। तो ठीक बात है, ऑलरेडी लोग टैक्सेस देते हैं, ऑलरेडी दे रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि टैक्सेस नहीं दे रहे थे। जब ये सख्ती नहीं थी तब भी इनडायरेक्ट तरीके से तो टैक्सेस सारे लोग दे रहे थे। मैं माचिस भी लेने जाता हूँ तो उस पर टैक्स तो होता है, ऐसी बात नहीं है कि टैक्स नहीं था। लेकिन हाँ, अब ज्यादा सख्ती और मॉनिटरिंग शुरू हो गई है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है कि अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाए और मतलब मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। और उस टेक्नोलॉजी के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की कहानी तो आप सब लोगों को पता है कि जिस तरीके से अरबों रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो जिस तरीके से काम कर रहा था, और जितने अफसरान को फिर निकाला गया, पता नहीं, आई डोंट नो कि यहाँ का बाबा आदम निराला है कि ये कोई चीज सही होती नहीं है। अब नॉन फाइलेंस के मुताबिक मैं बता रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां आ रही हैं। कोई कहता है कि उनको दिसंबर तक सजाए मौत दे दी जाएगी, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। और इसी तरीके से कहा जा रहा है कि इनको तो छोड़ेंगे नहीं जी। ये नॉन फाइलेंस की इस्तेलाह जो है ना, पता नहीं किधर से आई है। अब बात ये है कि अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि उनका ना वो प्रॉपर्टी ले सकेंगे, ना वो कार ले सकेंगे, ना कोई वो यानी लाइसेंस ले सकेंगे, ना पता नहीं क्या है। ये जो सारी बातें हैं ये शायद रियासत के लिए जरूरी तो होती है। मैं आपको बताऊं, हमारी जैसी सोसाइटी में जिसमें लॉ ऑफ द जंगल प्रिवेल करता है, तो वहां पे बड़े अरसे से ये जो हमारा एलीट कैप्चर था या एलीट लोग थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो ये काम कर रहे थे। वो ज़ाहिर है सारे मिले होते हैं, हुकूमत में भी वही बैठे होते हैं। अभी देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, नवाज शरीफ साहब इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो जरदारी साहब चले इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, और साथ जो है ना वो एग्रीकल्चर और ज़राअत के साथ भी वाबस्ता है। बहरहाल इन सब का एक गठजोड़ होता है, और गठजोड़ जो है जिसके नतीजे में हमारे टैक्सेस नहीं बढ़ते। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बार जो सख्ती की गई है, यानी वो कहते हैं बाहर आप ट्रेवल नहीं कर सकेंगे, यानी कोई बंदा जो नॉन फाइलर है वो बाहर नहीं जा सकेगा। मुझे इसमें बड़ी अनामली इसलिए लगती है कि हमारा 60% आबादी जो है ना, ऑलमोस्ट 60% वो देहात में रहती है, और देहात में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए। वो गरीब जब सऊदी अरब कमाने के लिए जाते हैं तो उस वक्त वो शनाख्ती कार्ड बनवा लेते हैं, पासपोर्ट बनवा लेते हैं, फिर वो कोई किसी तरीके से वीजा लेते हैं और वहां से जाके कमाते हैं, और हमारे लिए जो है वहां से रिमिटेंसेस भेजते हैं। अब 60% आबादी का चले, उसमें से मैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ, अगर 15-20% भी ऐसी है, 15% भी ऐसी है, चले 10% भी ऐसी आबादी है जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, जिसके पास अभी शायद शनाख्ती कार्ड भी कुछ लोगों के पास, स्पेशली खवातीन के पास तो शनाख्ती कार्ड नहीं है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? कोई हज करने जाएगा तो इसका मतलब है कि उसको ट्रैवल नहीं करने देंगे। ये बड़ी अजीब-सी बात है। उन लोगों के, गरीबों के तो कोई बैंक अकाउंट्स ही नहीं है। वो कैश में रखते हैं, मज़दूरी करते हैं, वहीं पे वो गुज़ारा करते हैं। अब जब ये बातें होती हैं तो लतीफ़े याद आते हैं बाकायदा कि ये एक यहाँ की जो टैक्स मशीनरी है वो तो अपनी जगह पे करप्ट है, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सवाए उन्होंने करप्शन के कुछ नहीं किया। और वो बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, डबल-डबल तनख्वाहें भी लेते हैं। अब तो खैर तनख्वाहें और लोगों की भी डबल हो गई, सिर्फ टैक्स वाले नहीं रहे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे पुलिस वाले की तनख्वाह जो है डबल कर दी जाती है। यहाँ पे तनख्वाह जो है वो एफबीआर वाले की कर दी जाती है, एफआईए की कर दी जाती है। मतलब हर उस तबके की तनख्वाह डबल कर दी जाती है जो कमाने की पोजीशन में या करप्शन करने की पोजीशन में हो।
इसका मतलब है कि वो जो गरीब आदमी वैसे अदरवाइज़ ऑफ़िसेज़ में काम करता है, तो उसकी तनख्वाह तो डबल नहीं होती, वो चाहे रात-दिन काम करता रहे। ये कौन से फ़लसफ़ा है? ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसकी भी समझ नहीं आई। लेकिन हम कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, तो ये जो टैक्सेस जो है वो कह रहे हैं कि जी वो हर किसी पे लगने जा रहे हैं और ये जो बैंकिंग सिस्टम है, वो भी कहीं न कहीं मेरा ख़्याल है मुतासिर होने जा रहा है। उसकी वजह ये है कि बैंकिंग सिस्टम में जो बैंक डिपॉज़िट्स हैं, अब वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटर हो रहे हैं बाय द एफबीआर। और आपको पता है कि अगर एक एजेंसी को ये ताकत मिल गई है, तो फिर वो क्या करेंगे? ये सारा पर्सनल डेटा बाहर चला जाएगा, लोग क्या करेंगे? लोग तो फिर अपने सेफ हाउसेज़ में रखने शुरू कर देंगे, अपने घरों में कैश रखना शुरू कर देंगे। उसका भी खैर तदारक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है कि प्लास्टिक मनी को ले आया जाए, या ऐसा है कि किसी तरीके से हम इन चीज़ों को मॉनिटर कर सकें कि किसी की इनकम और जो डिस्क्रिपेंसी है ना इनकम और अखराजात में, उसको मॉनिटर किया जा सके, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक तो 60% आबादी जो देहात में बैठी हुई है, उसको कैसे आप टेप करेंगे? फिर इंडस्ट्रियलिस्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर टैक्स क्यों नहीं होता? ठीक बात है, एग्रीकल्चर को टैक्स होना चाहिए। बेसिकली तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ज़राई रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी। ये जो बड़े-बड़े यहाँ पे ज़मींदार बैठे हुए हैं, वो उन पे टैक्सेस नहीं है। ज़ाहिर है इनको चाहिए कि 12.5 एकड़ तक जो है ना वो टैक्स एग्जेम्पशन दे दें और बाकियों पे टैक्स लगाएँ। लेकिन जब ये टैक्सेशन की बात होती है तो ज़ाहिर है एक आम 12.5 एकड़ वाला जो किसान है, वो भी उससे मुतासिर होता है। और अगर ये हो गया हमारा ज़रई चूँकि मुल्क है और बुनियादी तौर पे हम सर्वाइवल भी हमारी उसी ज़रई उसमें है, क्योंकि 23% 24% ऑफ द जीडीपी तो सिर्फ ज़रई जो पैदावार है उसकी वजह से होता है। और आज तक अगर पाकिस्तान में उस तरह की कहत की सूरत हाल नहीं आई तो वो ज़राअत की वजह से नहीं आई। ये जो किसान है वो बेसिकली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। मैं ये समझता हूँ कि बड़े लोगों पे डेफिनेटली टैक्स आना चाहिए, उससे ज़्यादा टैक्स रिफॉर्म्स कर दें। जैसे भुट्टो साहब कर रहे थे वो खैर उस तरीके से कामयाब नहीं हो सके, उनको कर देनी चाहिए थी। इससे पहले हमारे सामने मिसाल है, सबसे पहले नेहरू ने इंडिया में कर दी थी टैक्स ये जो ज़राई रिफॉर्म्स है, ज़राई रिफॉर्म्स ही हमारा वे फॉरवर्ड है, इसके अलावा कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। और दूसरा ये है कि हमें कोई उस तरफ जाना चाहिए, ज़राअत को बेशक टैक्स करें, लेकिन उसको सोच समझ के करें। अभी जैसे आईएमएफ कह रहा है कि जी आप सपोर्ट प्राइसेस भी खत्म कर दें, ओपन मार्केट ऑपरेशन जितने हैं मैं आपको बताऊं कि हमारे जैसे मुल्कों के लिए वो इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है। उसकी वजह ये है कि ओपन मार्केट तो काम कर रही होती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं वेलफेयर के कंसेप्ट के तहत जो है ना वो अपनी पॉलिसी बनाती है, वहां पे इंटरवीन कर रही होती है। अब वो इंटरवेंशन अगर खत्म हो जाए, टोटली आप जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन पे चला जाए या मार्केट फोर्सेस के रहमो करम पे चले जाए, तो फिर आपकी सर्वाइवल नहीं होती। इसलिए कि हमारे जैसे मुल्क में, हम स्पेशली पाकिस्तान में मैं कह रहा हूँ कि हमारा तो गुर्बत की शरह जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। मोर देन 50% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। और वो जो यानी मिडिल क्लास थी, जो बेसिकली प्रोग्रेसिव क्लास होती है, जो यानी हर वक्त इस कोशिश में होती है कि वो कोई ऐसे काम करे, नए काम करे, इनोवेटिव काम करे और ऊपर चला जाए। और छोटा जो है ना वो मेहनत कर रहा होता है, वो प्रोग्रेसिव क्लास जो है वो मिडिल क्लास जो है वो खत्म हो गई है और खत्म होती जा रही है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। तो मेरा ख्याल है ये टैक्सेशन सिस्टम जो है ना, जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो सी पैक के स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हुए हैं, वहाँ पे इंसेंटिवाइज हुए चीजें हैं। जो टैक्स यानी कंसेशन दी गई थी, वो ज़ाहिर है इंडस्ट्री को प्रॉप अप करने के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या इंडस्ट्रियल क्लस्टर पैदा करने के लिए किए गए थे। लेकिन उस पे भी हमने शायद कहीं ना कहीं मान लिया है कि हम जी उन पे भी वो टैक्स कंसेशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देंगे। ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। देखें, टैक्सेस जहाँ पे बहुत जरूरी है, जहाँ पे एक रियासत को चलाने के लिए एक मुनसिफाना टैक्स का निज़ाम ज़रूरी है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल आम है, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ-साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमें यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करनी है, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है? तो आपको स्पेशल किस्म की वो टैक्स हॉलिडेज़ भी देने पड़ते हैं, टैक्स कंसेशंस भी देनी पड़ती हैं और उसके साथ-साथ वो 60% जो गरीब आदमी देहात में रह रहा है, अब उनके ट्रैवलिंग पे, उनके पासपोर्ट बनाने पे और उनकी कोई जायदाद लेने पे जो है, मैं समझता हूँ कि कोई पाबंदी होनी नहीं चाहिए। क्योंकि इस तरीके से अगर आपने ये पॉलिसियाँ बनाई
تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ کولیپس ہو جائے گا، پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ عرصہ چلتا رہے گا، کچھ عرصہ ہمیں لگا کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، بڑا ٹیکس بڑھ گیا ہے، لیکن خدا کے لیے اگر کوئی ریفارمس کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، تو وہ آپ ڈیٹ کے حوالے سے کریں، کیونکہ ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں، مطلب قرض جو ہے نا لینے بند کریں اور قرض کا کوئی متبادل سوچیں، اس کو کیسے ہم نے لے کے آگے آنا ہے۔ یہ ٹیکسیشن بڑھانے سے جو ہے نا آپ کے قرض نہیں ختم ہو رہے، قرض تو اور بڑھ رہے ہیں، اور سرکولر ڈیٹ سے لے کر ہر قسم کے قرض، یعنی انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی۔ اب آج جو ہے کہتے ہیں کہ $7 بلین کا جو ہے نا IMF سے ہمیں پروگرام مل جائے گا، بڑے خوش ہیں پاکستانی، اور ہماری اسٹاکس بھی ماشاءاللہ بہت اوپر جا رہی ہیں، لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ضرور گورنمنٹ آف پاکستان کو سوچنا چاہیے، اور ٹیکسز پہ اور قرض پہ اور غریب آدمی کے حوالے سے اور اوور آل اکنامک گروتھ کے حوالے سے کوئی پراپر پالیسی فریم ورک آنا چاہیے۔ یہ جس طریقے سے اڈھاکزم پہ پاکستان چل رہا ہے، اس طریقے سے زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا، اور اس طریقے سے نہ ہی آپ ٹیکسز بڑھا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے نہ ہی آپ لانگ ٹرم کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ضرور سوچنا چاہیے۔ ناظرین، میرا چینل اگر پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر یا سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہی آپ کی سپورٹ ہوگی۔ اگلے پروگرام تک حسن بھائی کو اجازت، اللہ حافظ۔